हटा लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डेयरी बफेलो और काउ ट्रेडर्स के जितने भी मेंबरान हैं उन सबको मैंने थोड़ी देर पहले इन्फॉर्म किया था कि भैंस कॉलोनी के हम सबसे बड़े लीडिंग मेडिकल स्टोर पर मैं जाऊंगा और आपको मेडिसिन के बारे में कुछ तफसीलात फराहम करूंगा। बेसिकली काफ़ी सारे फार्मर्स हैं जो रोज़ाना सवालात पूछते हैं, उनको मेडिसिन बताते हैं। तो ये जो मेडिकल स्टोर है हमारे इलाके का सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है। इम्पोर्टेड मेडिसिन दर्जा अव्वल की यहाँ पे तमाम दस्तयाब हैं। तो मैंने बार बार अपनी हर जो लाइव प्रोग्राम है उसमें आप सबको एक ही बात दोहराई है, वो ये है कि जो आप जब भी स्टोर पर जाएं, जो भी आपको इंजेक्शन मैं रिकमेंड करता हूँ वो आप वही लें। आपको स्टोर वाले अक्सर ऐसा कहते हैं कि ये ले जाओ, ये फार्मूला सेम ही है। नहीं, जो बार बार यही कहता हूँ कि जो इंजेक्शन अगर महंगे हैं तो वो आपके जानवरों से ज़्यादा महंगे नहीं हैं, कीमती जानवरों से ज़्यादा महंगे। तो आपके सवालात का सिलसिला जो भी था वो सब मेरी पोस्ट में जितने भी सवालात थे वो सब आ गए हैं मेरे पास। डीवर्मिंग के लिए अगले दिन मैंने जो पोस्ट की थी उसके बारे जो मेडिसिन बताई थी वो सब, और उसके बाद क्या नाम है ब्लड पैरासाइट के लिए, जहरबाद के लिए जो मतलब है मैंने इंजेक्शन बताए थे वो, और कुछ दिन पहले एक इंजेक्शन बायोडिल के बारे में बताया था आप सबको कि उसकी मुकम्मल तफसीलात लिखी थी। तो आज सबके साथ साथ हम जो है ना इंशाल्लाह ताला आपको सब दिखाते जाएंगे साथ के साथ, और इनका इस्तेमाल भी बताते जाएंगे। और एक बात जो अभी मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि हर केस का अलग मामला होता है, हर जो दवाई है बार बार सेम नहीं इस्तेमाल की जाती केस के साथ। अभी वो मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह ताला आपके साथ आपको तमाम मेडिसिन भी दिखाते जाते हैं, और साथ के साथ मैं सवाल पूछता जाऊंगा आपके बिहाफ से, ताकि आप लोगों की मालूमात में मज़ीद इजाफा हो जाए। डॉक्टर साहब साथ हैं हमारे। सबसे पहले आजकल जो काफ़ी सारे केस आ रहे थे हमारे पास, रेड वाटर के केस आ रहे थे, यानी कि रत मूत्रे के। उसके लिए सबसे पहले मैंने हमेशा जितने भी मेरी नज़र से पोस्टें गुजरी हैं मैंने उनको इमीज़ोल इंजेक्शन रिकमेंड किया है। अभी डॉक्टर साहब भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो मज़ीद डॉक्टर साहब से अभी पूछ लेते हैं कि वो क्या रिकमेंड करते हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, ये दो बीमारियों में थोड़ा सा फ़र्क है। एक आप नाम ले रहे हैं रेड वाटर का, दूसरा आप सिम्टम बता रहे हैं कि ब्लड इन यूरिन है। हाँ, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है जो कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो ब्लड पैरासाइट्स का है। ब्लड पैरासाइट्स का जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ तो इमीज़ोल बेहतरीन आपको रिजल्ट देगा, लेकिन जहाँ ये प्रॉब्लम फास्फोरस डेफिशिएंसी या किसी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से होगा वहाँ आपको न्यूडेकाफॉस्फोन टाइप मेटाबॉलिक इन्हांसर देना होगा, जिससे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो अच्छा, जाए। ये दोनों जो डॉक्टर साहब रीजंस बता रहे हैं वही मैंने भी आपको बताया है कि दो होते हैं इसके रीजंस, एक न्यू डेकाफॉस्फोन इंजेक्शन और एक में इमिजोल इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि रेड वाटर डॉक्टर साहब एक तो चिचड़ों की वजह से जो एग्जाम वो पैदा होती वो है, अलग चीज़ है। वो जो है आप ट्रीट करते हैं इससे ब्यूटालेक्स से, अच्छा ठीक है, ब्यूप्रेनोन सॉल्ट है, उससे वो ट्रीटमेंट होती है। वो बिल्कुल डिजीज़ सेपरेट है, उसमें ब्लड नहीं आता। ब्लड नहीं आता। अच्छा, उसमें हाई ग्रेड बेसिकली फीवर ब्लड होता है। पैरासाइट दो इसकी जो दो वजूहत हैं, एक जो फास्फोरस की कमी की वजह से होता है और नहीं, ब्लड पैरासाइट्स की वजह नहीं, से जो ब्लड पैरासाइट नहीं, सॉरी, रेड वाटर की बात कर रहे थे। हाँ, जो ब्लड इन यूरिन है उसके ये दो मेजर डिजीजेस हो सकती हैं। इसके अलावा भी कॉजेज हो सकती हैं, कभी ट्रॉमेटिक इंजरी से भी ये हो सकता है। अच्छा, पेशाब के अंदर अगर खून आ रहा हो जी तो उसके लिए इमिजोल एक तो हम रिकमेंड करते हैं, जी। और न्यू डेकाफास्फान भी साथ के साथ। तो इमिजोल इंजेक्शन ये आप देख रहे हैं, एक ये इंजेक्शन है। डॉक्टर साहब ये पकड़िए, मैं न्यू डेकाफास्फान में लेके आता हूँ।
ये न्यू डेकाफास्फॉन की बेहतरीन उसमें है, ये हम आपको जो दिखा रहे हैं। बेसिकली ये दोनों रेड वाटर में इस्तेमाल होंगे, इमिजोल भी और न्यू डेकाफास्फॉन भी। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही। नहीं, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। जो मैंने बताया कि मेटाबॉलिक जो प्रॉब्लम वही है, मैं मतलब जी, दो वजूहात हैं हमने बताई हैं। एक फास्फोरस की कमी के लिए जी, जो होगा उसके अंदर न्यू उसके अंदर न्यू डेकाफास्फॉन इस्तेमाल होगा, डेकाफॉस्फोन और यूज़ वो होगा। दूसरा, दोनों वजूहात हम बता रहे हैं। हाँ, इमिजोल जो है वो ब्लड पैरासाइट्स के लिए यूज़ ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। और सोजन के लिए कल एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी थी, तो मैंने उनको ये रिकमेंड किया था डेक्सा एसपी। अच्छे तरीके से देख लें डॉक्टर साहब, इसके बारे में भी कुछ तफसीलात बताएं। ये बेसिकली एक कॉम्बिनेशन में इंजेक्शन है। इसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी मौजूद हैं, साथ इसमें स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन शामिल है। इसकी वजह से ये आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज देता है बीमारियों से भी, और इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ ये ड्रग ऑफ चॉइस है आजकल। समझ आ गई है आपको। सोजन के लिए जो अक्सर सवालात हमारे पास आते हैं, डेक्सा एसपी मैं रिकमेंड करता हूँ। डॉक्टर साहब ने इसके ऊपर अपनी जो राय है वो इजहार किया है कि आप लोग ये एक एंटीबायोटिक भी है और सोजन के खात्मे के लिए भी है। अच्छा, बेसिकली डॉक्टर साहब आम तौर पे हम अपनी ज़बान में कहते हैं जहरबाद, जी, या ब्लड पैरासाइट भी कहते हैं। उसके लिए भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ ट्रिपामीडियम। जी। ट्रिपामीडियम आप देख लें, जहरबाद के लिए या ब्लड पैरासाइट के लिए जो रिकमेंड करता हूँ मैं। इसमें बीमारी का स्पेसिफिक नाम एनाप्लाज्मोसिस है या ट्रिप्नोसोमायासिस है। ये दो बीमारियां हैं जिनकी अलामात इस तरह आती हैं कि जानवर की छाती सूज जाती है या घुटने सूज जाते हैं। घुटने सूज जाते हैं और कोली पे सोजन आ जाती है। जी, बेसिकली ये इसलिए, अच्छा इसका इस्तेमाल का तरीका मैंने आपको बताया है। 10 सीसी रेक्साविल इंजेक्शन में ये एक भैंस का डोज इस्तेमाल होगा। बेसिकली 4 भैंसों का डोज डॉक्टर साहब 1350 रुपये का है मेरे ख्याल से। जी। 1350 रुपये का 4 भैंसों का डोज है ट्रिपामीडियम का। ये ओरिजिनल मीरल फार्मा की है, इम्पोर्टेड मेडिसिन है। ब्लड पैरासाइट के लिए बहुत ज़्यादा मुस्तनद है। वैक्सीन के तौर पे भी डॉक्टर साहब ने मुझे कहा ये काम प्रोफाइलैक्टिकली ये यूज़ की जा सकती है। इसका अप टू 6 मंथ्स कवरेज होती है। आइडली ये 3 मंथ्स के बाद रिपीट किया जाता जी है। हाँ, 3 महीने के बाद आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। 4 भैंसों का डोज 1350 रुपये का दस्तियाब है यहाँ पर, भैंस कॉलोनी रोड नंबर 6, शहजाद मेडिकल स्टोर। और दूसरी बात यह है कि ट्रिपामीडियम इंजेक्शन जो 4 भैंसों का जो डोज होगा 40 सीसी रेक्साविल इंजेक्शन में हम इसे मिलाकर लगाएंगे, और 3 महीने के बाद दोबारा इसे रिपीट किया जा सकता है। अच्छा, नमूनिया, दस्त और दूसरी बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी सवालात आते हैं, उसके लिए इंजेक्शन KCND रिकमेंड करता हूँ हमेशा। ये भी इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है। डॉक्टर साहब इसके बारे में कुछ थोड़ा सा इनको बता दें कि किस लिए इस्तेमाल किया ये जाए। इंजेक्शन का ज़्यादा यूज़ जो है वो स्टेरॉयडल थेरेपी के केसेस में किया जाता है, जहां हमें एडिड स्टेरॉयड चाहिए होता है। हल्के फुल्के न्यूमेनाइटिस के केसेस जहां ब्रोंकियल स्वेलिंग है, यानी कि सांस की नाली में जहां स्वेलिंग है, वहां इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा इसका मेजर यूज़ जो है वो डायरिया यानी कि जुलाब जब जानवर को लग जाते हैं तब होता है। हमारा मकसद सिर्फ आप सबको आगाही फराम करना है। मयारी दवाइयाँ इस्तेमाल करें अपने कीमती जानवरों के लिए, और ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब से टाइम लेने का मकसद यही था कि जितने भी अच्छे और मयारी इंजेक्शन्स हैं वो ये वीडियो आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आप लोगों को वजूहात, अलामात जब नज़र आएँ अपने जानवरों में तो आप फ़ौरन जाके बर वक्त इलाज करें। सेव कर लें, इसको शेयर करें जितना हो सके, ताकि आप सबका जितना भी हो सके फ़ायदा हो। बेसिकली मकसद हमारा यही है। अच्छा, बायोडल इंजेक्शन जिसके बारे में तहरीर की थी पूरी, बेसिकली पट्ठों का अकड़ जाना, खिंचाव, जानवर में लंगड़ापन, और प्रेगनेंसी में जब कमज़ोरी हो जाती है वो, तो जानवर को बचाना फालिद के झटके से। अक्सर सवालात आते हैं कि भैंस या गाय खड़ी नहीं हो पा रही, प्रेग्नेंट है, उसके साथ ये मसला होता है। उसके लिए इंजेक्शन मैंने रिकमेंड किया था आप सबको। दोबारा डॉक्टर साहब भी साथ हैं, दोबारा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल देंगे। बायोडल जो है वो बेसिकली विटामिन B12 विद एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है।
ये इंजेक्शंस मस्कुलर डिस्ट्रोफीज यानी कि मसल्स के प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो कि जानवर के पट्ठों में खिंचाव हो या फालिज की निशानियां आपको नज़र आ रही हों, तब इसका इस्तेमाल बेहतरीन है। दूसरा, जानवर को शिप करने से पहले लंबे रूट के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जानवर बीमार ना हो। ये जानवर की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों का सवाल होता है कि जब हम लोग डीवर्मिंग करते हैं जी तो प्रेगनेंसी भैंस कॉलोनी कराची के जो हमारे फार्मर हैं उसमें प्रेग्नेंट एनिमल्स जो है ना उनकी तादाद बहुत कम होती है। हम लोग एंटीबायोटिक या कोई भी डीवर्मिंग के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें कोई मसला नहीं होता, हम लोग जाकर इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन छोटे शहरों में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके जो जानवर होते हैं वो प्रेग्नेंट होते हैं, यानी कि हामला होते हैं जी उनके लिए डीवर्मिंग क्या रिकमेंड करेंगे? मैंने अपनी बाहर पोस्ट में इनको यही कहा कि 45 दिन से ज़्यादा जिस जानवर को हो चुके हों और आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो कि इस जानवर की डीवर्मिंग करनी है तो आप यानी कि हमल से दो महीने पहले और दौरान हमल 45 दिन के बाद आप डीवर्मिंग कर सकते हैं। जी, ये असल में उसूल ये होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ज़रा सेंसिटिव होता है। जानवरों का वज़न देख के डोज लगाई जा सकती है, बहुत केयरफुली आपको डोज देनी होती है। आइवरमेक्टिन इसमें मोस्टली रेकमेंड किया जाता है, या फिर आप ट्रोडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड केसेस में जी वो आपको जज करना होगा कि एनिमल की क्या नीड है, उसकी मुनासबत से उसे दवाई दी जाएगी मुकम्मल। अच्छा, बाद इलाकों के हमारे जो फार्मर्स हैं वो लोग दवाइयों के बारे में कह रहे होते हैं कि भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ा। उनके लिए एक मुकम्मल मैंने लंबी तहरीर पोस्ट की थी। सबसे पहले आपने जब डीवर्मिंग करनी है तो जिगर के कीड़ों के लिए मैंने ट्रोडेक्स रिकमेंड किया था, और क्या नाम है, जिल्द की खारिश, चमड़े में जुओं और इन चीज़ों के लिए मैंने आपको आइवरमेक्टिन रिकमेंड किया था। और पिलाने के लिए वर्मिजोल मैंने रिकमेंड किया था, इसलिए रिकमेंड किया था दिखा देता हूँ आपको। ये है बेसिकली इंजेक्शन दवाई जो पिलाने के लिए। इसका एक तो ये है, ये इम्पोर्टेड है, इसमें मिलावट की कोई वो नहीं है, मुस्तनद, बहुत ज़्यादा मुस्तनद है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके जो कीमती जानवर हैं इसका जो फार्मूला अल्बेंडाजोल है, इसमें दस्त नहीं लगते जी, ये दस्त सबसे नहीं ज़्यादा लगते। प्लस पॉइंट है। आपके दूध देने वाले जो जानवर हैं या आपके कट्टे और बछड़े जिनकी आप डीवर्मिंग करना चाहते हैं, वर्मिजोल अल्बेंडाजोल इसका फार्मूला, इससे उनको दस्त नहीं लगेंगे। बेसिकली इसका काम करम कुछ अद्वियात में आप इस्तेमाल, जैसे निल्जान प्लस या दूसरी कोई भी दवाई यूज़ करते हैं तो जानवर को मोशन लग जाते हैं, बजाय उसके वो उसका दूध भी कम हो जाता है और कमज़ोरी आ जाती है। इससे इस तरीके का कोई भी मतलब मसला दरपेश नहीं आएगा। उनके जो पेट के कीड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और क्या नाम है, जो दूध भी वो कम नहीं होगा। मोशन लगने की वजह से जानवर कमज़ोर भी नहीं होंगे। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा मैंने जी। अच्छा, 3 तरीके से डीवर्मिंग मैंने बताई थी, मुकम्मल खात्मा हो जाएगा जिससे अल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन और ट्रोडेक्स। डॉक्टर साहब, ट्रोडेक्स लीवर फ्लूक्स के लिए ये भी, और क्या नाम है, आइवरमेक्टिन भी, ताकि मुकम्मल खात्मा हो जाए। जी, ये ट्रिपल थेरेपी से कंप्लीट कवरेज हो जाती है। बिल्कुल कंप्लीट कवरेज हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। फिर 3 महीने तक, साल में मेरे डॉक्टर साहब मैंने उनको 3 बार रिकमेंड किया है जी, डीवर्मिंग। मिनिमम 3 टाइम्स तो नेसेसरी होती है। बाकी एनिमल की कंडीशन पे है कि कितना उनको प्रॉब्लम है या कितना पैरासिटिक चैलेंज है, उसकी मुनासबत से दवाई दी जाती है। हम आपको बताते जा रहे हैं कि अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रिपा मीडियम जैसे कि इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ये दोबारा प्रेग्नेंट जानवर में इस्तेमाल की जा सकती है? सेकंड ट्राइमेस्टर तक इस्तेमाल की जा सकती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये इस्तेमाल करें। जितनी भी हम आपको मेडिसिन बता रहे हैं प्रेगनेंसी में इस्तेमाल की जा सकती हैं। ज़रूर आपको अगर लगे कि ये जानवर में ज़रूरी है और इंजेक्शन इस्तेमाल करना, तो बिल्कुल की जा सकती हैं। अपनी हर पोस्ट में मैं ये कहता हूँ कि बाद फार्मर्स कहते हैं कि हमारे जानवरों को मस्टाइटस आ गया। मस्टाइटस की इकसाम भी बताई हैं। आम तौर पे हम जिनको बोलते हैं मीठा साड़ू और खुश्क ये नमकीन साड़ू। ट्राइबरसिन और ट्राइमेथोसेल्फ जो है ना, एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और एक्टिव फार्मूला है, जर्मनी से इंपोर्ट किया हुआ। जानवर में बाज़ औक़ात ऐसा होता है अचानक उसका एक थन से दूध कम हो जाता है या 2 थनों से दूध कम हो जाता है। बेसिकली दूध चेक करते हैं, नमकीन होता है, तो डॉक्टर साहब ये इंजेक्शन हम रिकमेंड करते हैं।
अच्छा, पहली डोज हम क्या करते हैं 50 सीसी की, मैं हमेशा इसलिए बताता हूँ कि पहला डोज ज़्यादा इसलिए लगाया जाता है कि फ़ौरन असर हो जाए डॉक्टर साहब बीमारी के ऊपर। ट्राई में तो सेल्फ का ज़रा तरीका मुख्तलिफ है। जी, ये 25 सीसी लगेगी डोज लार्ज एनिमल के लिए, लार्ज जो एनिमल। अराउंड 450 टू 550 केजी होगा। जी, ये हर 12 घंटे के वक्फे से रिपीट की जा सकती है। 2 से 3 दिन आप ट्रीटमेंट करेंगे, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आ यानी कि जाएगी। एक इंजेक्शन जो 100 ml है वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमने 12 घंटे के वक्फे से रिपीट करना है। और जो ट्यूब मैं बताता हूँ आपको, जेंटा मास्क या मस्टी जेट 4 डॉक्टर साहब, जी, बेसिकली वो अंदर से इन्फेक्शन को ख़त्म करती है बेसिकली। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का मैस्टाइटिस के लिए, वो इंट्रामेमोरी ट्यूब्स ही है। जी, लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में ये मॉनिटरिंग नहीं है मिल्क की कि उसके अंदर मेडिकल रेजिड्यूज कितने हैं, इस वजह से सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। अगर आप सिस्टमिक एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप मिल्क जो है वो विद होल्ड करें, वो ह्यूमन कंजम्पशन में ना जाने दें। ना जाए। अच्छा, आप सबके सवालात होते हैं हमसे कि जब हम डीवर्मिंग करते हैं अपने जानवरों को दूध इस्तेमाल करें या ना करें। बेसिकली आपको एक बात क्लियर कर दूं, बड़े पैमाने पर जब आप फार्मिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास 100 जानवर या 50 जानवर होते हैं, तो आप 2 जानवरों की डीवर्मिंग करते हैं तो उनका दूध मिक्स कर देते हैं। लेकिन आप पर्सनल इस्तेमाल के लिए, घरेलू जानवरों के लिए दूध का कितने दिन तक डॉक्टर साहब इस्तेमाल ना करें? अगर आप आइवरमेक्टिन यूज़ करते हैं तो वो रिकमेंडेशन 30 डेज़ है। नाइट्रोक्सिनल यूज़ किया जाता है तो 28 डेज़ है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सॉल्ट से किस क्वांटिटी में जो है वो यूज़ कर रहे हैं। बल्क में जब एनिमल्स होते हैं वहाँ तो 8-10 एनिमल्स हों, 1000 एनिमल्स में, तो वो मिल्क इतना डाइल्यूट हो जाता है कि उसके रेजिड्यूज़ जो हैं वो हार्मफुल नहीं रहते। लेकिन जब एक आध एनिमल की बात आ जाती है तो फिर वो रेजिड्यूज़ मौजूद होते हैं। लिहाजा बेहतर ये है कि आप वो मिल्क डिस्कार्ड करें या छोटे जानवरों को पिलाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। अच्छा, आप सबसे हमेशा आप सब कहते हैं कि जानवर बीमारी से तो ठीक हो गया, लेकिन उसकी दूध की जो पैदावार है उसके ऊपर दोबारा वो नहीं हो रहा। उसके लिए बार बार मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एमीवाइटल हाई ड्रिप। आप सबको दिखा देता हूँ एमीवाइटल हाई ड्रिप। बेसिकली डॉक्टर साहब इसके ऊपर थोड़ा सा डालें, मल्टीविटामिन, अमीनो एसिड्स और दूसरी बहुत सारी चीजें। मल्टीविटामिन, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जब भी एनिमल किसी भी किस्म के स्ट्रेस में आए, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, वैक्सीनेशन हो या बीमारी हो, उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। तो जानवर जब भी बीमारी से सेहतयाब होता है, उसके जिस्म में कुछ मल्टीविटामिन, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइसिस की जो कमी हो जाती है, विटामिन बी की और दूसरी चीज़ों की, एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, तो ये बेसिकली इसका काम जानवर की जो ज़रूरियात है उनको पूरा करना है और दोबारा से दूध पे बहाल हो जाएगा वो। एमिलाइड सी इंजेक्शन बेसिकली ये भी मल्टीविटामिन और अमीनो एसिड्स का ही एक मजमूआ है डॉक्टर साहब। ये भी इसके साथ इस्तेमाल किया जा सकता है दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए। जानवर जब बीमार हो जाए, जहरबाद में आ जाए, मस्टाइटस में आ जाए, रिकवरी के बाद ये जो इंजेक्शंस हैं, ये जो ड्रिप हैं हम आपको बता रहे हैं, इससे जो है जानवर दोबारा दूध पर आ जाएगा। और पिंक स्प्रे बेसिकली हम आपको दिखा रहे हैं, ये जब कोई जख्म हो जाए। जी, अच्छा, कल मैंने एक पोस्ट की थी, जब जानवरों को अक्सर फोड़े हो जाते हैं यहाँ पे, ये डॉक्टर साहब भी आज मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैंने इनको कॉम्बिसिलिन इंजेक्शन जी, और पिंक स्प्रे रेकमेंड करने का मशवरा बताया था, और नीडल अंदर जो है ना डाल के प्रिक करके और उसकी जो कचरा बाहर निकालने का ये बताया था, पस एक्सट्रैक्ट करने के लिए जी बताया था। अच्छा, हमने आपको मुकम्मल जो है ना जितनी कोशिश की है बताने की, तमाम इंजेक्शन के बारे और दूसरी चीज़। डॉक्टर साहब, बाईपास फैट के बारे में थोड़ी सी तफसीलात बताएं। अक्सर मेंबर सवाल पूछते हैं, बेसिकली बाईपास फैट है क्या, घी और तेल से क्यों बेहतर है, इसकी क्या फ़ायदे हैं और इसके इस्तेमाल से दूध क्यों बढ़ता है? जब भी जानवर जो आप है, सबका सवाल होता है बाईपास फैट के बारे में, मुकम्मल सुन लें एक दफ़ा तफसीलात डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और मेगा लैग जो कि बाईपास फैट मैं खुद अपने फार्म पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। 3200 रुपये का एक बैग मिल रहा है 25 kg का, तो इससे डबल फ़ायदा होता है। दूध की क्रीम बढ़ती है, दूध गाय के दूध की पिलावट को दूर करता है और आपका दूध का जो जायका होता है उसमें भी बड़ा फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, दूध बढ़ता है उससे। तो सब अब थोड़ी ही रोशनी इसके ऊपर डाल दें। केमिकली जो है मेगालैक कैल्शियम सॉल्ट्स हैं पाम फैटी एसिड्स के,
अगर मैं आम आदमी की ज़बान में बात करूं तो ये एक किस्म का तेल ही है, लेकिन ये ऐसी फॉर्म में बनाया गया है कि जानवर के मैदे में जाके 99.95% तक अब्जॉर्ब हो। ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 टू 0.1% इसमें वेस्टेज है। ऑयल में प्रॉब्लम ये है कि जब आप देते हैं ऑयल जानवरों को किसी भी तरीके से, तो जो भी आप उनको राशन दे रहे हैं उसके गिर्द एक तय बन जाती है ऑयल की। जी। जब तक वो पहले तय हज़म नहीं होगी तब तक वो फीड मटेरियल जो है वो हज़म नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से डाइजेशन स्लो हो जाती है। मेगालैक चूँकि कैल्शियम के साथ बाउंडेड फॉर्म में है, इस वजह से ये डाइजेशन को बिल्कुल हिंडर नहीं करता, बल्कि ये डाइजेशन को प्रोमोट करता है। ये पीएच स्पेसिफिक होता है। ये जानवर के पहले स्टमक में ब्रेक नहीं होता। जैसे ही रूमन को वो ये पास करके एबोमेजियम में जाता है, वहाँ चूँकि पीएच चेंज होती है, वहाँ इसके सेल्स खुलने लग जाते हैं और ये कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। इसकी वजह से जो एनर्जी गैप होता है जानवर को, जो उसकी ज़रूरत है और जो खुराक से उसे एनर्जी मिल रही है, वो गैप बहुत तेज़ी से कवर होता है, जिस वजह से जानवर के दूध की मिकदार भी बढ़ती है, दूध की क्वालिटी यानी कि उसकी क्रीम में भी इजाफा होता है, जानवर के वज़न में भी बेहतरी आती है और जानवर ज़्यादा लंबे अरसे तक दूध देता है, क्योंकि उसका एनर्जी गैप जो है वो आप डेफिसिट कम कर रहे हैं। बेसिकली सिंपल अल्फाज में उन लोगों के लिए जिनको समझने में मेडिकल की ज़बान मुश्किल आई हो, फ़ौरन ये ओजड़ी के अंदर नहीं, अंतड़ियों के अंदर जाके फ़ौरन हज़म होता है और इंस्टेंट एनर्जी फराम करता है, फौरी तवानाई फराम करता है। उसके जानवर की जिस्म की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है उसको बाईपास फैट फ़ौरन जो है ना वहाँ पे अंतड़ियों में हज़म होकर जानवरों को फौरी एनर्जी फराम करता है, जिससे दूध और गोश्त की मतलूबा मिकदार में इजाफा होता है। जी डॉक्टर साहब, कट्टों और बछड़ों के लिए बाईपास फैट इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि असल चीज़ यही है कि हमें एनर्जी जानवर को प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये डेंस एनर्जी सोर्स है, इसलिए यूज़ किया जाता है और करना भी चाहिए। अच्छा, बोस्टन और ऑक्सीटोसिन के काफ़ी सारे जो ग्रुप में हमारे फार्मर्स हैं वो खिलाफ हैं। बाद लोग बहस कर रहे होते हैं कि ये FDA अप्रूव्ड ड्रग है या इस तरीके से, या अभी मैंने कल भी अपनी एक पोस्ट में कहा था कि अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, सांप चला गया लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेसिकली पहले ये कोर्ट में केस था तो कंपनी की तरफ से कुछ स्टे मांगा गया था और मेरे ये जो मसला हुआ, कराची के फार्मर इससे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। डॉक्टर साहब अभी ये कह रहे हैं कि इसका कोई अल्टरनेट तो नहीं है? नहीं, ये क्योंकि हार्मोन है, इसका ऑल्टरनेट हार्मोन ही हो सकता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा इंजेक्शन अवेलेबल नहीं जो बूस्टन या सोमोटेक का मुतबादिल हो। तो डॉक्टर साहब, जिनको लग रहा था अब जी। वो दूध की मिकदार तो कम कर जाएंगी, वो डेफिनेटली फ़र्क एक आएगा, अब डेफिसिट आएगा। क्या इसका इस तरीके से कोई किसी खुराक के जरिए या क्या ऐसा तरीकाकार अपनाया जाए कि जानवर जिनको लग रहा था चलें वो घटाएं ना, मेंटेन तो रहें? देखें, मेंटेन करना भी इस वक्त मुश्किल होगा, क्योंकि RBST का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो एक डेफिनेट डिफरेंस है जो भी आप थेरेपी इस्तेमाल करेंगे। आप इस वक्त सिर्फ न्यूट्रिशन पे फोकस कर सकते हैं कि न्यूट्रिशनली एनिमल की नीड्स मीट करें ताकि मैक्सिमम आप यील्ड उससे ले सकें। इसमें आप बाईपास फैट यूज़ कर सकते हैं, मल्टीविटामिन्स यूज़ कर सकते हैं, एंजाइम्स यूज़ कर सकते हैं ताकि एनिमल की डाइजेशन को आप बढ़ाएं, मल्टीविटामिन्स ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे, और बाईपास फैट ताकि जो एनर्जी गैप है वो बिल्कुल ज़ीरो हो। मोहम्मद रिंद बलोच, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे पूछनी थी कि जब ये कट्टे और बछड़े सेल न किए जाएं, फार्म पे रखे जाएं ब्रीडिंग पर्पस के लिहाज से, ताकि बहुत सारे फार्मर्स का ये ख्याल होता है कि भाई 1,20,000 रुपए की हम भैंस लेकर आए हैं और 1 साल बाद हम 60,000 की बेचेंगे तो 60,000 का गैप पूरा क्या होगा। उनको मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि जो बच्चा है, हमेशा ये जो एक मिसाल देते हैं कि आज की कट्टी कल की भैंस, उसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करें। वो कहते हैं जी दूध हम पिलाएंगे तो हमें बचत नहीं होगी, कोई अच्छा सा मिल्क रिप्लेसर बताएं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात कुछ हद तक इनकरेक्ट है कि बचत नहीं होगी। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखें तो ये एक नया जानवर आपके पास ही तैयार हो जाता है। आपको एडिशनल रिसोर्सेज नहीं स्पेंड करने पड़ते एक और जानवर तैयार करने के लिए। हाँ, शॉर्ट टर्म में ज़रूर आपका खर्चा आता है, लेकिन जब आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बेनिफिशियल है। बहुत सारे ऐसे फार्मर जो नए आना चाहते हैं इस काम में, हमेशा उनको मैंने ये रिकमेंड किया है कि बच्चा फ़रोख्त न करें, बच्चा गाय का हो या भैंस का हो, उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें
आने वाले वक्त में वो आपको सहारा फराहम करेगा। जैसे अगर कि ड्राई पीरियड में आपने 1,40,000 की भैंस खरीदी है और उसके बाद जब वो खुश्क हो जाती है, वो 80,000 रुपये की फ़रोख्त हो रही है, जो उसका बच्चा 1 साल में आपके पास होगा तो मेरे ख्याल से वो आपको प्लस उसके साथ तो बेनिफिट ही आपको देगा, फ़ायदा आपको मिलेगा। मोहम्मद रिन बलोच, आपका सवाल है भाईजान, कुर्बानी का जानवर का बिज़नेस के क्या ख्याल से आप और फ़ायदा, ये एक अलग मसला है, इसके बारे में हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। बेसिकली हमारा एक मकसद था कंक्लूड कर लिया जाए जी। अच्छा, जो है मेडिसिन के बारे में बताने का, इंशाल्लाह ताला अभी हम फिनिश कर रहे हैं इस वीडियो को। मैं फार्म पे जाके आप सबके साथ दोबारा से जो है ना लाइव आऊँगा और जितने भी इश्यूज़ हैं, जो इंजेक्शंस हैं, वो सब आपको एक बार दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ, आप देख लें ताकि आपके जहन में रह जाएँ। देखते जाएं। मस्टाइटिस के लिए ट्राइमेथोसेल, सोजन के लिए डेक्स्ट्रा एसपी, जानवर के किसी भी हिस्से पर अगर जख्म हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो पिंक स्प्रे, एमिलाइट सी, मल्टीविटामिन, अमाइनो एसिड्स। साजिद हुसैन, थैंक्स, बहुत शुक्रिया। सैयद एहसन रजा जी, कराची में होता हूँ। डीवर्मिंग के लिए वर्मिजोल, एमीवाइटल हाई, ये भी बेसिकली ताकत के लिए है। और अच्छा, सर्दी के लिए डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि भाई जानवरों को बायोडिल इंजेक्शन और जहरबाद के लिए सर्दी के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, पूछ रहे हैं। मैं बेसिकली एंड्रोफ्लॉक्सिसन में कहता हूँ, अगर जानवरों को सांस की बीमारी या कोई भी जुमला मराज हो जाता है तो। सांस की बीमारी में बेसिक एंटीबायोटिक तो एंड्रोफ्लॉक्सिसिन ही है, लेकिन यहाँ फिर वही बात आ जाती है कि केस टू केस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। आपको एनिमल की कंडीशन पहले जज करनी पड़ती है कि आप बेसिक सॉल्ट दे सकते हैं या आपको कोई एडवांस फॉर्मुलेशन देने की ज़रूरत है। अच्छा, डॉक्टर साहब से इजाज़त लेते हैं, बहुत कीमती वक्त उनका ले लिया, उनके कस्टमर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। आप सबको मज़ीद तफसीलात में बाद में फराहम कर दूँगा डॉक्टर साहब हैंफी। अच्छा, आप सबको मैं एक बात बता दूं, बार बार कहता हूं कि ये जो सर्दी के लिए या आप लोग बार बार पूछ रहे होते हो ना मेडिसिन तो हम आपको बता देते हैं। मैं करता हूं तो एक मिनट, मेडिसिन हम आपको बता देते हैं साथ के साथ, लेकिन आपको बार बार यही कहा है कि धूप निकलने के वक्त, जब धूप निकल जाती है सुबह, उसके बाद शेड से अपने जो जानवर हैं उनको निकाला करें आप लोग। और क्या नाम है, जब शाम को सर्दी से पहले जो है ना उनको आप जो है ना इसमें दोबारा से उसमें शेड के अंदर कर दें। एमीवाइटल हाई बेसिकली आपको बताया है कि जानवर जब बीमारी से रिकवरी हो जाती है उसकी, तो जितनी जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी कर। डॉक्टर साहब हैपागन के बारे में चलें कुछ थोड़ी कुछ जो रह गए, टाइम की कमी है, वो भी बहुत मसरूफ़ है। इंशाल्लाह ताला बहुत सारे जो इंजेक्शन रह गए हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अभी इसका लाइव सेशन का एंड करता हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर जो है ना मैं फार्म पे जाके आपके साथ लाइव आऊँगा और मज़ीद कुछ बातें करेंगे।